क्लास 9th के लिए जो हमारा सेल का सीरीज चल रहा था वो अभी चलता रहेगा वैसे ही एज इट इज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाई डू वी फॉल इल का वन शॉट, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो चाहे रिवाइज करा दूं। पूरा एक लंबा लेक्चर है, कोशिश करिएगा एक बार में देखने का। और चलते हैं क्लास में। चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है। वाई डू वी फॉल इल। जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे तो मेरे लिए वाई डू वी फॉल का सिर्फ एक ही आंसर था, क्यों भाई स्कूल नहीं जाना पड़ता। अरे आधे सेमेस्टर समझ में नहीं आया हमको कि नाम है चैप्टर का या क्वेश्चन है। तुम्हारे टाइम में आ गया कोविड, और कोविड आ गई तुम्हें हो गई दिक्कत, तुम खुद घर में बंद हो गए। चलो देखते हैं तुम्हारे लिए क्या आता है इसका आंसर निकल के। वाई डू वी फॉल इल, क्योंकि खर्चा होता है, हॉस्पिटल जाने का मौका मिलता है। देखो हम सेल के चैप्टर में तुम्हें पढ़ा चुके हैं कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू वही घिसी पिटी बात है, ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उससे बन जाती है बॉडी। तो सेल में हो क्या रहा है, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और सबका फाइनल मोटो एक ही है कि सेल को लिविंग स्टेट में रखना। अगर नहीं रखेंगे तो सेल मर जाएगी, सेल मर गई टिश्यू गया, टिश्यू गया तो ऑर्गन निकल लेगा, ऑर्गन निकल लेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बचेगा, और फिर अल्टीमेटली बॉडी भी नहीं बचेगी। समझ में आया कितना जरूरी है ये। इसका स्ट्रोक चेंज करना पड़ेगा इरेजर का, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो देखो लिविंग स्टेट में रखने के लिए अपने को चाहिए होगा एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो सेल फिर मर जाएगी, अभी सारी वही चीजें होंगी। मिला तो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेगा, अरे ग्लूकोज ऐसे मत, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे बनेगा एटीपी। ये एटीपी बॉडी यूज करेगी अलग अलग प्रोसेस बनाने के लिए, जैसे डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशिएशन में यूज कर लेगी, बहुत सारे प्रोसेस, आरबीसी के डिफरेंशिएशन में यूज कर लेगी, और सारे काफी प्रोसेस हैं। तो एटीपी का यूज होगा इम्यून सिस्टम को बनाने में। इम्यून सिस्टम को बनाने में, इम्यून सिस्टम कैसे बनता है ये तुम्हें पढ़ना है क्लास 12th में। सेम चैप्टर है, जैसे यहाँ वाई डू यू फॉल हर डिजीज करके चैप्टर है, वही पढ़ना है इसको तुमको। अब गलती से अगर ले लिए बायो और साइंस और 11th में टिक गए तो मुलाकात होगी इस चैप्टर से। चलो इम्यून सिस्टम का क्या क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। हाँ, पैथोजन क्या होता है, निकाले भाई रुक, पैथोजन होता है, क्या होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो होता ही है, क्या होता है, ये होता है पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा हो उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक। ये है पैथोजन, इसका मतलब। तो ये कहाँ गया अपना पेन, हाँ चलो ये बात होगी, इम्यून सिस्टम कर रहा है प्रोटेक्ट तुम्हें। अब थोड़ा ऊपर आओ, ऑर्गन में देखो क्या क्या है हमारे पास। ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है कि नहीं। ब्रेन का क्या काम है, थिंकिंग। किडनी का क्या काम है, ब्लड फिल्ट्रेशन। और हार्ट काम है ब्लड पंपिंग, है ना। तो अब अगर मान लो कोई डिस्फंक्शन हो जाता है तुम्हारे हार्ट में,
तो ब्लड पंप नहीं होगा अच्छे से, किडनी फिर ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएगा, और जब इतना सा प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा ब्रेन सोच नहीं पाएगा। अगर हम बहुत बीमार होते हैं तुम कहाँ फोकस कर पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो पढ़े रहते हैं बस ऐसे ही, क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसे ही बस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्फंक्शन होगा तो ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और तीनों में डिस्फंक्शन आएगा एक दूसरे के से कनेक्ट होने की वजह से, सारे ऑर्गन्स में ऑलमोस्ट। तो ये डिस्फंक्शन बात ये है किस टाइप का, या तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हुआ हो, मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में हो रहा है, उसकी वजह से कुछ गलत रिस्पॉन्स आ गया, या फिर कोई पैथोजन एंट्री किया हो बॉडी में। पैथोजन बताएं पैथोजन क्या होता है। अब अगर मेटाबॉलिज्म की वजह से हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे, ऐसे डिस्फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। और पैथोजन की वजह से डिस्फंक्शन हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजीज। हमारा चैप्टर डिजीज के ही आसपास घूमेगा, हमें डिसऑर्डर नहीं पढ़ना है, डिसऑर्डर जाके हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है। एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि किस टाइप के चीजों को तुम डिसऑर्डर कहोगे, जिसको डिजीज। डिसऑर्डर एग्जाम्पल हो गया डायबिटीज, बहुत कॉमन है, लगभग हर ही घर में किसी न किसी को है। और डिजीज में हो गया कॉमन कोल्ड, टीबी एक्सेट्रा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब देखो ग्रुप ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ नहीं, ग्रुप ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। इसको बोलते हैं सिंड्रोम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चलो बता देते हैं यार, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जिन्हें इच्छुक हो। इसका एग्जाम्पल होगा एड्स। एड्स में क्या होता है, HIV वायरस होता है, ये हमको पढ़ना है क्लास 12 में भाई, पूरा मैकेनिज्म है इसका, कौन से क्या होता है, कौन सा रिसेप्टर लगता है, सब सब सब। इसमें क्या होता है, हेल्पर टी सेल के HIV वायरस अटैक करता है हेल्पर टी सेल के ऊपर, वो उसका नंबर कम कर देगा बॉडी में, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर कोई बॉडी में तुम्हारा एक छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अच्छा सा अच्छा बीमारी दे जाएगा, मतलब कॉमन कोल्ड टीबी में कन्वर्ट, कुछ निमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा भाई, मतलब बता रहे कुछ भी, परेशान हो जाओगे। एड्स इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, तुम्हारा बस करता क्या है, ये इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देगा कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो खैर ये पढ़ना है, फिर विस्तार से चर्चा होगी क्लास 12 में, अगर तुमसे मुलाकात हो गई तब। बाकी देखो ये हो गया, ठीक है। यहाँ वापस आते हैं अभी, और देखो पैथोजन से अगर प्रोडक्शन मिलेगा तो तुम्हारा हेल्थ डेवलप होगा। तो हमारा यहाँ से टॉपिक होने वाला है इसी बात पे, हेल्थ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ। देखो इससे लिख के देखें, टाइम आते हैं, वाह एच ई ए, मजा आ रहा है हेल्थ, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब तो हेल्थ क्या है भाई, तुम्हारा दोस्त जो है सुल्तान, एकदम हट्टा कट्टा पहलवान, तुम कह रहे हो क्या हेल्दी बंदा है भाई, नहीं, तुम किसी को देख के उसकी हेल्थ नहीं बता सकते हो। क्यों, तो फिर ये जो हम लोग बोलते हैं कि बंदा बहुत हेल्दी है, तो क्या ये गलत बात है? हाँ गलत बात है, टेक्निकली बिल्कुल गलत बात है। आम बोलचाल की भाषा में चलो हम लोग बोल लेते हैं कि बंदा हेल्दी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो ये कैसे समझ में आएगा तुमको, हम लिखेंगे जब इसका डेफिनेशन। क्या है ये है स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग।
फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी वो फिट हो। सोशली कैसे फिट होंगे बताएंगे अभी हम आगे, रुक जाओ। अब मान लो तुम्हारा दोस्त है, बहुत ही हट्टा खट्टा है और किसी बात से डिप्रेस है। अरे मान लो ब्रेकअप हुआ होगा, बंदी छोड़ के चली गई, हाँ, डिप्रेस है, तुमको हेल्दी बोलोगे? नहीं, नहीं है वो हेल्दी। अब रही बात सोशल की, तो देखो वो हम तुमको बताते हैं कि वी कांट मेक आवर हेल्थ ऑन ओन। ठीक है, हम खुद से अपनी हेल्थ डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स, ए भाई, डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग। तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जहां तुम्हारा आसपास का माहौल है वो गंदा है, साफ सफाई नहीं है, तो तुम्हें डिजीज हो जाएगी आराम से, तुम्हें हेल्थ नहीं बन पाएगा और तुम्हें हेल्दी भी नहीं कहा जाएगा। समझे? सपोज करो गवर्नमेंट आती है, वो कह देती है कि आज से हम जो भी ये गार्बेज के व्हीकल्स चल रहे हैं रोड पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं उठाया जाएगा गार्बेज, सारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, जितने भी क्लीनिंग मेथड्स लिए जा रहे हैं नहीं लिए जाएंगे। क्या होगा? मजा आएगा, घंटा नहीं मजा आएगा। देखो क्या होगा। सपोज करो ये गवर्नमेंट आई, इसने बोल दिया हम गार्बेज नहीं उठाएंगे, हम ड्रेनेज सिस्टम्स को ब्लॉक कर देंगे, हम कोई भी क्लीनिंग मेजर्स नहीं लेंगे। तो क्या होगा? गार्बेज एक्यूमुलेट होगा और एक बीमारी फैल जाएगी जिसका नाम है प्लेग। ये होता है यारसीनिया पेस्टिस से होता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे क्या होता है ना कि कभी किसी शहर की साफ सफाई में किसी गटर से अगर बहुत सारे चूहे मरे हुए निकलते हैं, इसका पहला उसी पे अटैक होता है, प्लेग का, चूहों पे, तो सिटी अलर्ट में चली जाती है कि यहाँ प्लेग फैलने वाला है। खैर पहले तो इसकी दवाई नहीं थी, अब इसकी दवाई है, अब कोई मरता नहीं है इससे, लेकिन तो पहले तो गांव साफ हो जाता था। एग्जाम्पल है प्लेग। सारे ड्रेनेज सिस्टम बंद कर देंगे तो यार देखो पानी एकोमुलेट होगा, ठीक है, उसमें मॉस्किटो के लार्वा रहेंगे, वो लार्वा मॉस्किटो बनेंगे और तुम्हें होगा फिर मॉस्किटो लार्वा, और उससे तुम्हें होगा मलेरिया और डेंगू। अगर कोई भी क्लीनिंग मेजर्स नहीं लेंगे तो भाई आज जानिए एक मार्केट में आ गया कोरोना, कोविड, कॉमन कोल्ड, ये सब बहुत तेजी से फैलेगा, एक्सेट्रा। तो बहुत जरूरी है कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट साफ हो, तभी हमारी हेल्थ डिसाइड होगी। खाली फिजिकल और मेंटल फिटनेस से कुछ नहीं होने वाला। चलो अब अगर इससे क्या होगा, इतना चलो ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। हाँ यार तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन यार सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, हर बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तुम तो बच जाओगे पर हर कोई नहीं बचेगा। मान लो बहुत तगड़ा सा बीमारी फैल गया तो डेथ रेट बढ़ जाएगा, जैसा कि देख रहे हो कोविड में, तुम देखे किस हिसाब का मौतें हुई हैं, डेथ रेट बढ़ जाएगा, कंट्री का पॉपुलेशन रेशियो घट जाएगा, कंट्री अनसेफ हो जाएगी। ठीक है, अनसेफ कैसे हो जाएगी? अरे मान लो उस टाइम कोई वॉर हो गया किसी कंट्री से, तो सोल्जर ही नहीं है लड़ाई करने के लिए। Therefore, public cleaning is important, है ना? हाँ, तो अब हमने देख लिया कि हेल्थ डिपेंड करती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पे। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, आपका आसपास का एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, तो आप हेल्दी हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे स्टेप्स। ना गुरु ज्ञान तो हो गया, सर स्टेप्स बताओ।
देखो, पहला प्रोटेक्ट, देखो ये सब खड़ा कर लिखते जाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, वाटर के सोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ट्रीट स्टोर्ड वाटर प्रॉपरली। दूसरा देखो, वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड। अब रही बात, फूड की बात आ ही गई है, तो कवर द फूड फ्रॉम फ्लाइज। कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट। घर में कॉकरोच बहुत बढ़ जाए तो बीमारियां ही होंगी, उसके लिए लाल हिट। कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट। 5, अवॉइड ओपन defecation. 6, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ताकि डेंगू ना फैले। चलो इतना तो हम देख लिए। अब हम समझ लिए भाई कि हेल्थ क्या है, कैसे इसके स्टेप्स है, सब कुछ देख लिए। अच्छा देखो, मार्केट में एक टर्म है, क्या तुम बताना दोनों एक ही बातें हैं अलग अलग? हम दोनों ही बताएंगे। देखो, एक टर्म है हेल्दी, और दूसरा टर्म है डिजीज फ्री। ये दोनों क्या एक ही बातें हैं या अलग अलग? बताओ, डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना, क्या लगता है? देखो भाई, अब ये चैप्टर भी ऐसा है कि तुमको हम पढ़ा तो रहे हैं, अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम आगे चल के बायो लोगे, नहीं समझ में आया तो हम गारंटी करें तुम आगे चल के बायो बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे ही तुम्हें सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में डॉक्टर बनने की फील आ जाएगी। और इतना अंडरस्टैंडिंग है कि इतना 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 है कि भाई हम लोग एमबीबीएस में भी इसे बहुत मन से पढ़ते हैं, यही लगता है हाँ यार यही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं तुम्हें मजा आता है या नहीं। अपना अगला टॉपिक होगा सोशल, नहीं है बहुत हैवी हो जाएगा। चलो डी, क्या हो रहा है? ERENCE, difference between healthy and disease free। हाँ, चलो देखते हैं। अब यहाँ ऐसे खींचेंगे, देखो दोनों बातों में डिफरेंस तो है, बिल्कुल है। हेल्दी होना एक अलग बात है, डिजीज फ्री होना एक अलग बात है। वो ऐसा बात है कि डेफिनेशन से ही क्लियर है मामला। हम्म देखो, हेल्थ क्या है?
इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। पता है हमें, मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और डिजीज फ्री होने का मतलब क्या? सोसाइटी से मतलब नहीं है भाई, हम अपने आप हम फ्री हैं, सोसाइटी चाहे कितनी भी गंदगी हो। डिजीज फ्री तो है हम, हाँ डिजीज फ्री पर हेल्दी नहीं है। मतलब कि अगर सोसाइटी कैसी भी हो, गंदगी हो आपके आसपास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप डिजीज फ्री कहलाएंगे, ना कि हेल्दी। तो इट नहीं नहीं, इसके लिए पेन अलग किया जाए। कौन सा रखा जाए? ये रख लेते हैं। इट इज entirely up to the individual। अगली बात, क्लीन environment is necessary। हाँ, इसमें ठीक उसका अपोजिट लिखेंगे, क्लीन इन्वायरमेंट इज नॉट नेसेसरी। क्लीन environment is not necessary। ओके, इसके दो कंडीशंस हैं, इनके भी दो कंडीशंस हैं, दोनों लोग के दो दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है सुनते हैं। टू कंडीशंस। क्या? पहला कंडीशन है इनका कि भैया फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग की डील दोगे तभी हम आपके साथ रहेंगे। मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दूसरा क्या है भैया? क्लीन एनवायरनमेंट। इसमें क्या है? कहाँ गया? यहाँ गया। इनके जो दो कंडीशंस हैं, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। और अगला लिखते ही तुम शायद कहो कि आप तो गलत बता रहे हैं, अभी आप कह रहे थे इन्वायरमेंट ना हो ना, ऐसा हो वैसा हो। देखो बात सही है कि क्लीन इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम उसे डिजीज हेल्दी नहीं बोलेंगे, डिजीज फ्री बोलेंगे। लेकिन मान लो क्लीन इन्वायरमेंट उसने मेंटेन कर लिया बंदे ने, पर वो अंदर से डिप्रेस्ड है, उसके मेंटल प्रॉब्लम है, तो क्या तुम उसको बोलोगे कि वो हेल्दी है? नहीं, तभी बोलोगे डिजीज फ्री है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन। डिजीज फ्री होना इज टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन। हो सकता है वो फिजिकली तो फिट दिख रहा हो, आसपास इन्वायरमेंट भी क्लीन हो, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब हो। कुछ भी हो सकता है ना भाई। हम यहाँ एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, बाद में लिख लिया जाएगा कभी। एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। छोड़ो। ठीक है, वो बंदा का डिप्रेस हो तो क्या करोगे, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। सेंटेंस ही हटा दो या क्लीन एनवायरनमेंट इज। एक कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं और साइड में साइड चुपचाप कि इफ environment is clean then maybe
पर्सन इज डिप्रेस्ड, देखो या तो फिजिकल फिट हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, फिजिकली फिट हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, अंदर डिप्रेस्ड हो, तो भी इसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। या मेंटली फिट हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, फिजिकली फिट ना हो, तो भी हेल्दी ना बोलेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, तभी बोलेंगे उसको हेल्दी, वरना उसको बोल देंगे डिजीज फ्री। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम डिजीज फ्री की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो बड़ा यहाँ डिजीज फ्री हो गया यार। तो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिजीज है, व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है, क्या है डिजीज? DISEAS, डिजीज क्या है? हमने ऊपर देख लिया, अभी अभी ऊपर ही देखो यहाँ पढ़ा था हमने कि डिजीज डिसफंक्शन है जो पैथोजन की वजह से हो रहा है, उसको हम डिजीज बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे डिजीज का डेफिनेशन, डिसफंक्शन कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, सेम एग्जांपल, तुम कहां से खुल गए? इट shows, disease a person shows signs and symptoms. What are signs and what are symptoms? चलो देखते हैं। साइंस ऐसा होता है जो डॉक्टर या फिजिशियन जो तुम्हारे अंदर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तुम्हारा डिजीज हो तो साइंस इसको बोलते हैं। साइंस और सिम्टम सेम चीज वर्ड नहीं है, अलग अलग चीज है दोनों। ये ऐसा है जो फिजिशियन परसीव करता है तुम्हारे लिए। और सिम्टम ऐसा है जो तुम खुद परसीव करते हो अपने लिए। क्या हो रहा है? परसीव बाय पेशेंट इटसेल्फ। देखो, जैसे तुम्हें कुछ आया फीवर, तो फीवर यार डॉक्टर को तो दिखेगा नहीं, वो तुम्ही को पता मुझे फीवर है, तो वो सिम्टम उसे बोलेंगे। लेकिन जैसे तुम्हारे स्किन पे बहुत सारे रैशेस हो रखे हैं, रेडनेस आ रखी है, पिंपल्स के वजह बम्स आए हुए हैं, तो डॉक्टर देख सकता है, तो वो साइंस है। जो डॉक्टर को दिख रहा है वो साइंस है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो सिम्टम्स है, जो डॉक्टर नहीं देख पा रहा है। जैसे तुम्हारा फीवर नहीं देख पाएगा डॉक्टर, वह किडनी में क्या डिस्फंक्शन है डॉक्टर कैसे देखेगा? उसको देखेगा नहीं। तो दे आर सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम, जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो एग्जांपल लेते हैं कॉमन कोल्ड का। हम लोग रेड पेन उठाते हैं और साइड में कॉमन कोल्ड को लेते हैं, साइड में आना भाई, बात करनी है। कॉमन कोल्ड, इसके साइंस सिम्टम देखेंगे हम लोग। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है राइनो वायरस, आगे बताएंगे हम, चिंता मत करो। अब इसके साइंस सिम्टम देखेंगे इसके। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो हैं रनिंग नोज, फीवर, हेडेक, कफ, ये कॉमन कोल्ड के हैं, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम। अब डिजीज भी क्या अलग अलग तरीके के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कुछ एक्यूट डिजीजेस हैं, कुछ तुम्हारे क्रोनिक डिजीजेस हैं। यहाँ देखो पेप्टिक अल्सर है, अभी ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अभी सब पढ़ लेते हैं एक्यूट डिजीजेस, ये सब अभी पढ़ते हैं इसको। चलो अभी हम लोग डिफरेंस समझेंगे एक्यूट डिजीज में और क्रोनिक डिजीज में।
हम्म यहाँ हो गया एक्यूट डिजीजेस और ये हो गया क्रोनिक डिजीजेस। चलो देखते हैं दोनों क्या है। मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से कम छोटा एंगल, है ना। वैसे क्रोनिक भी होता है ऐसा डिजीज जो कम टाइम के लिए हो, बहुत कम टाइम पीरियड है इसका होने का। बताता हूँ, कुछ सुंदर सा पेन उठाओ, रीडिंग लेते हैं, ठीक है। क्या है? लास्ट, ऐसे नहीं लिखेंगे, डिजीज लास्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? ठीक है, इसका अपोजिट, डिजीज लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल दिया जाए भाई अगले पॉइंट पे, कॉमन कोल्ड 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया टीबी। इसका तीसरा पॉइंट, नॉट, जो छोटे टाइम के लिए होगा वो हेल्थ को बहुत डैमेज नहीं देगा, नॉट कॉजेस मच डैमेज टू हेल्थ, और ये तगड़ा डैमेज देगा, हेडशॉट, हेडशॉट वाला एकदम। कॉजेस, अरे इसमें खूबसूरत हैंडराइटिंग है ना मेरी। लॉन्गर या सीवियर, लॉन्गर अच्छा नहीं लग रहा, लॉन्गर क्या होता है, सीवियर लिखते हैं, सीवियर डैमेज टू हेल्थ। चलो अभी लेते हैं, अब इसका दर्शन करते हैं। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कौन है? ये है देखो पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पढ़ते हैं पूरा। देखो, फॉर मेनी ईयर्स एवरीबॉडी यूज्ड टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर which cause acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum were because of lifestyle reasons। देखो बहुत टाइम तक ये माना जा रहा था ना कि पेप्टिक अल्सर है वो होता है एसिडिटी से, ठीक है, एसिडिटी लो, इनोपियो हो रहा सिस्टम, जैसे दर्द होगा पेट में, ब्लीडिंग होगी स्टमक में, सब कुछ ये स्टमक का है ही पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक वर्ड जहां लग गया वो स्टमक का चीज है। एवरीबॉडी थॉट दैट्स, ठीक है, सुनो आगे, एवरीबॉडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक एंड इवेंचुअली कॉज पेप्टिक अल्सर। भाई हम लोग यही मानते थे कि जिस हिसाब से हमारी लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल है, इसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन होता है स्टमक में, ठीक है, नो डाउट ये होता है, लेकिन ये रीजन नहीं था पेप्टिक अल्सर होने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत टाइम तक यही मानते रहे कि यही रीजन है पेप्टिक अल्सर का। तो देखो, दो ऑस्ट्रेलियंस मेड डिस्कवरी दैट बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये याद रखना, पेप्टिक अल्सर होने वाला का, पेप्टिक अल्सर का कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया कौन सा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में रिस्पॉन्सिबल था रॉबिन वॉरेन। उनका ये डेट बर्थडे है भाई, सब लोग विश करेगा, डेट तो लिखी नहीं है, ईयर लिखा है। एक पैथोलॉजिस्ट है, कहाँ के? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने देखा, सॉ दिस स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मेनी पेशेंट्स। काफी पेशेंट थे, उन्होंने लोअर स्टमक के लोअर पार्ट में देखा। देखो जैसे ये ना, ये हो गया सपोज लो स्टमक इधर, ठीक है, इधर देखने को मिलता है ये लोअर पार्ट में। क्या देखा? ही नोटिस दैट साइंस देखो, मैं साइंस और सिम्टम में तुमको बताया था, साइंस जो डॉक्टर परसीव करता है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, ही नोटिस, इन्होंने परसीव किया, नोटिस किया क्या?
इन्फ्लामेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। ये इस बैक्टीरिया के आसपास इन्फ्लेमेशन हो रखा है। अब आए दूसरे भाई साहब, बैरी मार्शल 1951, यंग क्लिनिकल फेलो। ये बंदा जोश एकदम डॉक्टर बना हुआ, क्लिनिकल आदमी था एकदम। became interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from the source। उसको वॉरेन का फाइंडिंग अच्छा लगा, उसके काम में इसको इंटरेस्ट आया, यार बढ़िया काम कर रहा है यार ये तो उसने बैक्टीरिया कल्टीवेट किया उस सोर्स से, ठीक है। उस ट्रीटमेंट स्टडी किया और उसको जाके बकायदा स्टडी किया। तो देखो आगे, इन ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वॉरेन शोज patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach। पेप्टिक अल्सर से हम अपने पेशेंट को तभी बचा पाएंगे जब हम इस बैक्टीरिया को मार दें। तो thanks to this pioneering discovery by Marshall and Warren, peptic ulcer is a disease no longer a chronic, frequently disabling condition, but a disease that can be cured by short period of treatment with antibiotics। एंटीबायोटिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। जो मार्शल और वॉरेन ने इस पेप्टिक अल्सर को क्रोनिक से कन्वर्ट कर दिया एक्यूट में, जो अब जल्दी ठीक हो जाता है, अब लॉन्गर पीरियड टाइम तक नहीं रहता। हाँ, सोचो बंदे ने या भाई साहब मतलब एग्जाम्पल चेंज कर दिया, मतलब ऐसा आया कि मतलब क्रोनिक से उठा के एक्यूट पलट दिया। तो बनता है इसको आइए अवार्ड देना चाहिए। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वॉरेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर फिजियोलॉजी एमबीबीएस में पढ़ना होता है भाई, पूरा खराब हो जाता है, फिर भी इंटरेस्टिंग है। एंड मेडिसिन इन 2005 में इन लोग को मिला। ये देखो दोनों बंदे खुश हैं, फोटो खिंचवाते हुए। सेल्फी तो नहीं है, 2005 में सेल्फी नहीं ले, कहाँ लेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी आया होता है। तो काम तो किया बंदों ने अचीवमेंट वाला, एक एग्जाम्पल पलट दिया तुम्हारे लिए। सोचो तो तुम्हें फिर पढ़ना पड़ता है पेप्टिक अल्सर को क्रोनिक में। चलो ये हमने भाई साहब लोग को पढ़ लिया इनका अचीवमेंट पेप्टिक अल्सर के ऊपर। अब अगला डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसके ऊपर, बड़ा सुने हो गया यार, मेरे पास मत बैठो, मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मतलब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या कुछ डिजीज कुछ इन्फेक्शियस है या सारे नॉन इन्फेक्शियस है या कुछ है? देखो कुछ तो है, क्या है? तो ये है कि हम लोग करेंगे पहले डिफरेंशिएशन और फिर पढ़ेंगे क्या है। यहां लिखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज और यहां लिखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसा डिजीज इन्फेक्शियस है, ऐसा डिजीज नॉन इन्फेक्शियस है। अरे रुको यार, तुम्हें जल्दी किस बात की? चलो आ ही गए तो ये लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं, चलो ये स्टॉक दो। पहला पॉइंट, डिजीज कॉज्ड बाय अ पैथोजन, या उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसे पैथोजन को डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन तो नहीं बोलेंगे, डिजीज ही पैथोजन। चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन भी कहेंगे कोई डिजीज तो है, जाहिर सी बात है। नॉन इन्फेक्शियस क्या उल्टा लिखेंगे, पैथोजन से नहीं होता है। देखो ये इनडायरेक्ट वे है, अगर को पैथोजन एंटर कर गया और उसी वजह से कुछ फिजियोलॉजी में दिक्कत आ गई और फिर डिजीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, मान लो पैथोजन एंटर कर गया तो डिजीज है, कॉज्ड बाय ड्यू टू, क्या कर रहे हो यार, ड्यू टू इंटरनल मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है।
मान लो कोई पैथोजन एंटर कर गया जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म खराब कर दिया, तो उसकी वजह से एब्नॉर्मलिटी आ रही है, तो नॉन इन्फेक्शियस होगा। बताएंगे कैसे? तब बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। तो नहीं पैथोजन ही हो, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी रेस भी होती है, इंफ्रारेड, गामा रेस। समझाते हैं कैसे क्या हो रहा है, सब समझाते हैं। होगा तो भाई एक्सटर्नल ही कुछ छेड़छाड़ होगी तभी कुछ होगा। देखो, ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को क्या कह रहे हो, ऐसे पैथोजन को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। और यहाँ पे भैया जरूरत नहीं किसी इन्फेक्शियस एजेंट की, समझाते हैं कैसे। एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, इसका एग्जांपल हो गया कॉमन कोल्ड, जिसका इन्फेक्शियस एजेंट होता है राइनो वायरस। हो गया मलेरिया, है इसका होता है प्लाज्मोडियम। इसमें एग्जांपल में आता है कैंसर, ओबेसिटी एटसेट्रा, खुद का इंटरनल मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी है। ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, फैलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलो इतना पर तुम नोट करो, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अब आगे। अब आगे हम लोग पढ़ना ही है इन्फेक्शियस एजेंट। हो गया, चलो आगे देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ये हम लोग देख लिया कि इन्फेक्शियस एजेंट आएंगे, करेंगे क्या, इन्फेक्शियस डिजीज, इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। हैं, चलो मैं हेडिंग लगाया जाए, ये लिख लिए हो गए। अच्छा, यहाँ हमने एक बात बताओ, यहाँ हमने पढ़ा था ना अभी, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे के कहाँ, यहाँ पे डिस्फंक्शनल मेटाबॉलिक हो तो डिसऑर्डर बोलेंगे, तो कह सकते हैं वो डिजीज भी बोलेंगे, ठीक है। अभी मेटाबॉलिक, जिनमें डायबिटीज जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ देखो इन्फेक्शियस डिजीज जो हम नॉन इन्फेक्शियस पढ़ रहे हैं, तो यही जो है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है। तो फिर हम लोग डिसऑर्डर क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं भाई क्योंकि इसके अपने साइंस एंड सिम्टम आएंगे, कैंसर के साइंस एंड सिम्टम है, ओबेसिटीज के हैं, और क्या है, ओवरऑल तो वही हेल्थ खराब कर रही है, हम लोग तो डिजीज ही बोलते हैं। इन चीजों को भी कैटेगरी रखेंगे डिजीज के, आगे कंफ्यूजन ना हो उसमें पीछे जाके बता दिया। और हम अब हेडिंग लगाएंगे इन, अरे मजा नहीं आ रहा है इन डिजीज का डेफिनेशन तुम्हें लिखवाया गया होगा स्कूल में, बढ़िया से याद कर लेना भाई, एग्जाम में वही आएगा, तुम्हें लिखना वही है। हमने समझाना था, हमने समझा दिया। इन्फेक्शियस डिजीज नहीं, इन्फेक्शियस एजेंट। क्या कर क्या रहे, कौन से नशे में है? देखो, ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी क्या मतलब हम तुम नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करेंगे ये काम, बिल्कुल छुप छुपा के, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा।
वो क्या क्या हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो वायरस हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकते हैं, वो वर्म्स हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं बताते हैं, चिंता क्यों करते हो। ये गया, ये आया, यहाँ लिखो। देखो बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है। बैक्टीरिया से जो जो होता है उसका नाम है टाइफॉइड, कॉलेरा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स। टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम देखो, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी टाइफीम्यूरियम। कॉलेरा जिससे होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। टीबी जिससे होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर कुलोसिस। एंथ्रेक्स जो है वो होता है तुम्हें बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया में हमारे 4 मैंने डिजीज बता दी है तुम्हें, टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी, एंथ्रेक्स। अब देखो वायरस से होने वाले, देखो वायरस से कौन कौन होते हैं। कॉमन कोल्ड बताया होता है रेनो वायरस से। देखो यहाँ ऊपर बताया था अभी, ये देखो, यहाँ देखो रेनो वायरस। ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर इसी से होता है, वायरस है। एड्स ब्लड सिंड्रोम में जब इसका एग्जांपल दिया था मैंने, ग्रुप ऑफ डिजीज सिंड्रोम बोलते हैं। देखो ये होता है, फटाफट लिखते हैं। ठीक है, राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजी वायरस से। डेंगू फीवर होता है डेंगी वायरस से, डेंगू वायरस। एड्स होता है HIV वायरस से। चलो आगे, फंजाई के दिखाता हूँ तुम्हें। अगला कैटेगरी है फंजाई। फंजाई से भी एक एग्जांपल है, उसका नाम है रिंग वॉर्म। दांत खाद खुजली के लिए बीटेक्स मलहम, पढ़े हो ना? देखिए वहां से पढ़े क्या हो, देखे हो ना? ये बहुत होता है। वो फंजाई से होता है, रिंग वॉर्म। ये मजबूर है पर आप नहीं। ये देखो, ये जिस फंजाई से होता है उसको बोलते हैं माइक्रो। और भी होता है, जैसे 3-4 फंजाई हैं जो कॉज करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल तौर पर लिख लो माइक्रोस्पोरम। चलो अब अगला देखो, प्रोटोजोआ। चौथा नंबर प्रोटोजोआ। इससे होने वाले बीमारियों का नाम है, आपके समक्ष रहा, मलेरिया। अभी पढ़ाया प्लाज्मोडियम से होता है। ये देखो प्लाज्मोडियम, मलेरिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया। काला अजहर। कैसा अजहर? काला। गोरा भी होता है, नहीं गोरा नहीं होता है, काला होता है, काला अजहर। अमीबियासिस।
ABSS। ये जिससे होता है उसको बोलते हैं मलेरिया, जिससे होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। काला आजार जिससे होता है उसको बोलते हैं लीशमानिया। मानिया लीश नहीं है, अरे हटना भाई, लीशमानिया डोनावानी। कौन सा वानी? डोनावानी, डोनोवानी। अमेबियासिस होती है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, वॉर्म से बस देख लो अब लास्ट कैटेगरी वॉर्म्स। देखो ये तुम्हारे उसमें लिखा तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि इसके बिना फील नहीं आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए भाई। तो मलेरिया तुम सुनते हो भाई, इसको मलेरिया हो गया, पता होना चाहिए ना किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। एस्केरियासिस, एरिफेंटियासिस, एरिफेंटियासिस ये होता है एस्केरिस से। ठीक है, ये होता है वर्म है, ये होता है वुचेरिया पेनेग्राफ्टी, या पेनोग्राफ्टी। हो गया, चलो हमने देख लिया भाई इन्फेक्शियस एजेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो यार अब तो बीमारी हो गई, इसे क्योर कैसे किया जाए? वो डिपेंड करता है इनकी अपने अपने फिजियोलॉजी पे, ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। जैसे समझो, देखो जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है। ये जो चार भाई साहब लोग हैं ये डिवाइड बहुत तेज करते हैं, डिवाइड रैपिडली। पर वर्म जो होता है वो बहुत स्लोली डिवाइड करता है, डिवाइड स्लोली। अब जैसे हमें पढ़ना है, देखो मैंने पढ़ना है अभी इसके लिए एंटीबायोटिक्स तुम्हारे में, तो हम बैक्टीरिया के लिए पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स, वायरस पे नहीं लगाएंगे। मतलब अगर कॉमन कोल्ड हो जाए तो एंटीबायोटिक खाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें कह दूंगा डॉक्टर बना दिया जाएगा तुम्हें कि अगर तुम्हें कॉमन कोल्ड हो गया है और तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो तो उसका असर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पे होता है और हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब टॉपिक लगाते हैं हम लोग यहाँ पे अपना एंटीबायोटिक्स। तुम्हें ये पढ़ना है इसलिए बता रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ना है तो नहीं बताएंगे। वायरस के लिए अलग होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोटोजोआ के लिए क्या यूज करते हैं, नहीं पढ़ना है तो नहीं बता रहे हैं। यहाँ लगाएंगे एंटी, बायो बड़ा हैवी हो गया, एंटी बायोटिक्स। देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। ऐसा सब्सटेंस जो अगेंस्ट लाइफ हो। किसके लाइफ? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे को तो खाएंगे क्यों, तुम्हें जान ले लेगा ना, जहर हो जाएगा तो वो। ये लाइफ होगा उस बैक्टीरिया के लिए, उस पैथोजन के लिए जो तुम्हें डिजीज कॉज करा रहा है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा जाए, सब्सटेंस दैट किल्स और रिटार्ड्स, जहां किल करने का जरूरत वहां किल करेगा। अलग टाइप का आता है, किल करने वाले अलग आते हैं, रिटार्ड करने वाले अलग आते हैं। किसका? रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जैसी डिमांड वैसा सप्लाई, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया
इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और बहुत फेमस एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल यहाँ देने जा रहे हैं जिसका नाम है, तो गेस करेगा, पेनिसिलिन। बहुत ही फेमस है ये कैसे काम करता है बताएं? देखो ये क्या करेगा ना, तुम खा लिया, तुम्हें मतलब कुछ बैक्टीरिया बीमारी हुई, ठीक है, तुम खा लिया पेनिसिलिन, तुम्हें फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया। देखो अपनी मर्जी से कभी भी दवाई नहीं खानी चाहिए, हमेशा फिजिशियन से, डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन लें तभी दवाई लें। चलो कैसे काम करता है देखो, तुमने पेनिसिलिन खा लिया, ये बॉडी में जाएगा, इसको मिलेगा बैक्टीरिया, ये मिला बैक्टीरिया, क्या भाई क्या हाल चाल। अगर अब देखो तो पेट में क्या है, एसिड है, स्टमक है, और बैक्टीरिया ने बना लिया अपने आसपास सेल वॉल, उससे प्रिवेंट होने के लिए, तो भाई एसिड है तो जला देगा ना, खत्म कर देगा इसको, सेल वॉल बना लिया बैक्टीरिया ने, सर्वाइव कर सके आराम से। जितने पैथोजन है तुम्हारे जो मुंह के सारे जाता है, जो इसका रास्ता गट होता है ना, माउथ रास्ता होगा जाने का, जो गट में सर्वाइव करते हैं, वो सब के सब स्टमक के एसिड से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं आराम से। तो क्या करेगा पेनिसिलिन, इसका ये सेल वॉल नहीं बनने देगा, ठीक है, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं बनेगा, पेट के जो तुम्हारे एसिड पड़ा हुआ है स्टमक में, उसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया को मारा नहीं, इसने क्या किया, इसके सेल वॉल को बनने से रोक दिया। ये काम करने का तरीका है इसका। तो क्यों यही देखो पेनिसिलिन का तरीका अच्छी बात है कि यही है इसका, अगर हम इसको खा भी लेते हैं, इसलिए हम इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं बैक्टीरिया के लिए। देखो हमारे पे कैसे काम नहीं करेगा, अगर तुमने पेनिसिलिन खा भी लिया तो यार ह्यूमन सेल तुमको पता है, तुम सेल चैप्टर पढ़ गया है, ह्यूमन एक एनिमल है, ह्यूमन सेल में कभी भी सेल वॉल तो होगा नहीं, सेल वॉल एब्सेंट होगा, ठीक है, तो पेनिसिलिन तुम्हारे सेल पे कुछ करेगा ही नहीं, तुम्हें नुकसान ही नहीं होगा उससे, तुम्हारे पास सेल वॉल है ही नहीं। पेनिसिलिन डोंट हार्म ह्यूमन सेल, इसीलिए से बोला गया एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया उस पैथोजन के लिए लाइफ के एंटी है, हमारे नहीं, हमारे हो जाएगा तो जहर हो जाएगा ना। तुमने मारने का तरीका भी देख लिया बैक्टीरिया को, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो हम पढ़ेंगे यार मीन्स ऑफ स्प्रेड, किन किन तरीकों से ये इन्फेक्शियस एजेंट या बीमारियां के साथ लेके कैसे ये स्प्रेड होते हैं। अब बहुत लंबा तुम्हें नहीं पकाने वाले हैं, चिंता मत करो, चाहो तो ब्रेक ले लो बीच में यार, तुम्हारी इच्छा। मीन्स ऑफ डी मीन्स ऑफ स्प्रेड। चलो कैसे कैसे मीन्स ऑफ स्प्रेड है, जल्दी जल्दी करते हैं, अब लेट नहीं। हाँ, एयर टू वाटर के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, वेक्टर के थ्रू। एयर के थ्रू होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मान लो तुम्हारे दोस्त को हुआ था कॉमन कोल्ड, तुम चले गए चलो यार भाई से मिल के आते हैं, और तुम जाके उसके बेड में दोस्ती दिखाने चक्कर में बैठ गए उसके बगल में, अब वहां से उसका इन्फेक्शन तुम्हारे में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन कोल्ड तो कम्युनिकेबल डिसीज है, वो इन्फेक्शियस है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ना मेनली देखो कफ होता है, जहां ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता है, कफ के लिए, कोल्ड के लिए, निमोनिया के लिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब यही होता है, मान लो नाक पूछ के ले भाई पानी पी, बॉटल पास किया तुमको, बस बस हो गया, कहानी खत्म, गए भाई। वाटर में कैसे, मान लो इन्फेक्शियस एजेंट के स्पोर्ट्स इस वाटर में, और तुमने इस वाटर कलेक्ट करके पी लिया तो इन्फेक्शन हुआ ना। टाइफाइड ऐसा ही होता है, गंदा पानी पीने से, पहुंचे एकदम बस गोलगप्पे खाए वहीं पानी पी लिया, बस बस हो गया खेल। सेक्सुअल कांटेक्ट एड्स, और किसी वेक्टर के थ्रू। वेक्टर क्या होता है कि उस इन्फेक्शियस एजेंट को, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया का इन्फेक्शियस एजेंट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे बेचारा,
हाथ पाँव तो है नहीं पैथोजन के पास, उसे ले जाने वाला होता है वेक्टर। ये कैरिंग एजेंट होता है, जिसे कैरी करेगा एक जगह से दूसरे जगह तक। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले वेक्टर के लिए। वेक्टर क्या है? अ बायोलॉजिकल एजेंट है which carries infectious agent of disease। एग्जाम्पल हम सेम देंगे मलेरिया का। एग्जाम्पल ले लो तुम, एग्जाम्पल हो गया मलेरिया, जिसका इन्फेक्शियस एजेंट है प्लाज्मोडियम, और उसका वेक्टर है, उस प्लाज्मोडियम को ले जाने वाला है, सॉरी वाली है यहाँ, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसीलिए बोलते हैं बंदी से दूर रहा करो। देखो हर का फीमेल का दिक्कत ही है भाई, परेशान कर देगी तुम्हें। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो सिंगल रहो मजे में रहो। वैसे ही 14 फेब आने वाला है, अब तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे हैं, तो बहाना भी नहीं मार पाओगे एक्स्ट्रा क्लास का, ऑनलाइन इतना सब कुछ चल रहा है। खरे बोलो जब एक्स्ट्रा क्लास में जा रहे हैं, ठीक है बढ़िया है, जरूरी भी है। चलो यार देखो, पैथोजन आया, चलो बीमारी भी हो गई, वेक्टर के थ्रू आया, सब कुछ देख लिया, लेकिन आया तो गया कहाँ? मतलब बॉडी तो इतनी बड़ी है, पैथोजन के हिसाब से बहुत बड़ी है बॉडी, इसमें आया तो गया कहाँ? पाथ क्या है इसका? तो अगला हेडिंग हम लोग लगाते हैं इसी के साथ, किसी ऑर्गन में चला गया या किसी टिश्यू में चला गया, किसी सेल में चला गया, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। समझे? ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। बॉडी में आया तो गया किधर? किसी ऑर्गन में चला गया, कहाँ गया? वो डिपेंड करता है कि वो माइक्रोब है कैसा, वो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो कौन है, क्योंकि अलग अलग माइक्रोब तो अलग अलग उसका साइट, ये फिक्स है भाई, कोई किसी के एरिया में दखल नहीं देगा। डिफरेंट माइक्रोब, ये बात तुम याद रखना कि डिफरेंट माइक्रोब है तो साइट भी उसकी डिफरेंट ही होगी। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पकड़ते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड किससे होता है? और जल्दी बताओ जल्दी बताओ। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। हाँ चलो, ये क्या होगा, तुम्हारे माउथ में जाएगा। मैंने बताया था जो भी पैथोजन जो माउथ से जाता है उसको स्टमक के एसिडिक पीएच में कैसे सर्वाइव करना अच्छे से पता है। माउथ से वो गट में आएगा, ठीक है, तुम्हारे स्टमक ड्यूडेनम में, और वहां से वो इंटेस्टाइन पर अप्रोचिंग करके चुपचाप बैठ जाएगा, ठीक है, और एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा अपनी, जो करता है परफोरेशन करेगा, इंटेस्टाइन परफोरेट कर देता है भाई, छेद करता है इंटेस्टाइन में, बहुत खतरनाक है। दूसरा देख लो, एक और एग्जांपल, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, वो क्या होगा, फीमेल, रात में तुम मस्त एकदम सोए हुए थे, एकदम सपनों में खोए थे यहाँ, ओहो, तभी एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आती है और तुम्हें
एक बाइट मारती है और तुम्हारे ब्लड में डाल देती है वो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ब्लड में रहेगा, फिर वहां से भाग जाएगा लीवर में। लीवर में मस्त खाएगा पिएगा, ऐश करेगा, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोजन है, और वहां से निकल लेगा धीरे से आरबीसी में। क्यों? क्योंकि ब्लड से नहीं भागेगा तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, और वो आर्मी है तुम्हारे बॉडी की, उसको चल जाएगा पता कि भाई कोई बाहर से घुसा है, दौड़ा देगा उसको, भागता है फिर लीवर में। लीवर मस्त खाएगा पिएगा, साइज बढ़ाएगा, यार ये घर छोटा पड़ गया मेरे लिए, अब कोई और रास्ता ढूंढा जाए, तो देखेगा आरबीसी में मैं घुसता हूँ। आरबीसी को डब्ल्यूबीसी मार भी नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, बोलेगा तो मेरे घर का ही है। वही बात है कि तो कोई तुम्हारे घर में घुस गया, तुम्हारे फैमिली मेंबर भी बंदूक रख के अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये चीज हो जाता है। HIV को देख लो, HIV से भी मुलाकात करवाई देने तुम्हारी, ये HIV आया सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, तुम्हारे हेल्पर टी सेल पे अटैक कर देगा और लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो जाएगा। दैट लिखते हैं स्प्रेड टू लिम्फ नोड है। लेकिन मान लो कोई ब्लड में रहने वाला ही पैथोजन है जो ब्लड में रहता है, तो उसके साथ क्या होगा बॉडी का खेल? देखो वो क्या होगा, वो ये होगा कि पैथोजन है वो ब्लड में है, ब्लड में घुसा, एटीट्यूड दिखा रहा है, अब क्या उखाड़ेगा कोई मेरा, तो इम्यून सिस्टम हो गया एक्टिवेट, तुरंत अलार्म बजा बॉडी में। बॉडी में अलार्म बजते ही दौड़ गए डब्ल्यूबीसी की सेना। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी की आर्मी है जो हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की सेना दौड़ गई, वो हमारे एरिया में घुसता है, बे रुक बताता हूँ तुझे। ये देखो ये हो गया ब्लड वेसल, ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया जो ताव दिखा रहा है उसे, ये दौड़ी डब्ल्यूबीसी की सेना मारने के लिए, आज छोड़ेंगे नहीं, हमारे एरिया में घुसा है, घेर ली, अब कहा जाएगा, अब मारिए थपा थपा थपा। अब साउथ के तो हीरो है नहीं भैया बैक्टीरिया, कि कितने लोग भी हैं तो हम अकेले मार देंगे, नहीं मार पाएंगे। उस लड़ाई के दौरान धपाक धपाक मारेंगे और दिखेगा वहां तुम्हें इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, रेडनेस आएगी, मतलब कभी तुमको कोई चोट लगने पे या कोई बैक्टीरिया जाने पे ऐसा कोई एरिया पार्ट में तुमको दिख रहा है, समझ जाओ वहां पे डब्ल्यूबीसी लड़ाई कर रहा है, वो मार कर रहा है, धाड़ धाड़ ए धाड़ ए धाड़ धुर। अब मान लो बैक्टीरिया गुस्सा आ गया, बोला रोक रोक रोक, मैं अपने दोस्तों को लेके आता, फोन किया भाई बंदे लेके आ जा, ये घुसे था बैक्टीरिया ताव से, यह धाड़ है धाड़ बैक्टीरिया, डब्ल्यूबीसी की सेना। अब हो गया भैया दिक्कत, अब अगर नंबर ऑफ पैथोजन, ठीक है, ज्यादा है तो तुम्हें भैया हो जाएगा डिजीज। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी हार जाएंगे, सेना हार जाएगी तुम्हारी बॉडी की। और अगर कम है तो फिर धपाक 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 मार गया, तो हमारे एरिया में घुसता है, डिजीज नहीं होगा तुम, ये कह लो डिजीज जो है हो भी गया, जीत गए किसी तरह, तो डिजीज जो है वो अननोटिस्ड रह जाएगी। और यहाँ डिजीज नोटिस्ड हो जाएगी, मतलब तुम्हें कोई चीज तभी नोटिस्ड होती है जब उसका नंबर बॉडी में पैथोजन का ज्यादा है, तुम्हारी डब्ल्यूबीसी धपाक धपाक नहीं कर पाई हैं, समझ लो, इसे ध्यान रखो। तो चलो यार हमने तुम्हें बीमारी भी करवा दिया तो तुम्हें ठीक भी कर देते हैं। यहां से हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। स्कूल के प्रिंसिपल की बात सुनते नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल देखेंगे, अरे वो वाला प्रिंसिपल नहीं है भाई, ये PRINCIPAL नहीं, PLES वाला है, ऑफ बस। अब बहुत देर तुमको नहीं झेलना है हमें, चलो चिंता मत करो, खत्म ही हो गया। हम लोग बीमारी, हम लोग भैया कैसे होता है क्या होता है सब पढ़ लिए, बीमारी भी देख ली, बीमारी का तरीका भी देख लिए हैं, बीमारी तुम्हें करवा भी दिए हैं, अब तुम्हें ठीक तो कर दें, तो बोलोगे वो तो किए ही नहीं आप, कर दें, गुस्सा कह रहे हो। देखो इसका ना दो तरीका है ठीक करने का।
टू वेज। पहला, या तो हम डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस कर दें, टू reduce the effect of disease, या हम डट मार ही दें पैथोजन को, to kill the cause of disease। देखो हल्का से बताते हैं, अगर मान लो बैक्टीरिया हुआ तो तुम क्या करोगे, एंटीबायोटिक डाल दोगे, एंटीबायोटिक निपटा दोगे उसको। मान लो हो गया डिजीज, मान लो तुम्हारी WBC धपाक धपाक नहीं कर पाई, हो गया, अब तुम्हें बाहर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो बैक्टीरिया हुआ तो एंटीबायोटिक लगा दोगे, वायरस हुआ तो एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं मार्केट में, एंटीवायरल दवाइयां, सब ड्रग ही होता है भाई। फंजाई हुआ तो एंटी फंगल ड्रग्स लोगे, एंटी फंगल मेडिसिन है। प्रोटोजोआ से हुआ तो एंटी प्रोटोजोअन्स लोगे, जैसे मलेरिया में लेते हैं एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। तो यार प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट तो यही है, देखो कि या तो हम उसका डिजीज का इफेक्ट रिड्यूस कर दें, कि जो इफेक्ट हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लो वैसे पैथोजन में जो तुम्हारे बॉडी सेल को रिजेंबल करता है, अगर बाहर दवाई दी तो बॉडी को सेल को भी नुकसान हो जाएगा, तो हम उसका इफेक्ट रिड्यूस करेंगे इसी तरीके से। तुम्हें फीवर होगा तो उसका मान लो कोई हुआ कि कोई पैथोजन आया, तुम्हें बुखार हो गया, सपोज करो, तुम्हारा फीवर तुमको हुआ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तुमने दवाई खा के बॉडी का टेम्परेचर कम करके नॉर्मल कर लिया, है कि नहीं? तुम क्या करोगे, दवाई लेके उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर लोगे, अपने बॉडी का कम कर लोगे तो भी दिक्कत है, तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। देखो फीवर को ना हाइपरथर्मिया ही बोलते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, हाइपरथर्मिया। और अगर लो हो गया ना, मतलब अगर लो हो गया तो बोलेंगे हाइपोथर्मिया, लो पे ये भी बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये हो जाएगा तुम्हें, तो दोनों दिक्कत, तुम नॉर्मल मेंटेन करते हैं हम लोग, तो उसका इफेक्ट डिजीज का रिड्यूस करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मार देंगे यार, यही तो प्रिंसिपल्स हैं, सिंपल, खत्म हो गया। अब देखो दूसरे बात पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। अरे जरूरी है यार कि हम पहले बीमार हो जाएं तो दवाई उठाएंगे खर्चे, अरे छोड़ो यार, क्या जरूरत है बीमार होने का। मान लो ऐसी बीमारी जो ठीक ही नहीं होने वाली है तो गए तुम, वहां हम लोग करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। बीमार होना ठीक है, इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि हाँ ये कैसे लड़ना है, लेकिन अब ऐसा बीमार थोड़ी ना हो जाओ कि ठीक ही ना हो, इसलिए बच के भी रहना है, बैलेंस बना के रखो लाइफ में, बस वही तो नहीं है। प्रिवेंशन हम वहां करते हैं जहां पे जो वो डिजीज है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे एड्स, हम एड्स में से प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम आज भी एड्स के लिए कोई इलाज नहीं है, हुआ तो गए, समझ गए भैया, डिजीज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। वहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं। इसके ना 3 लिमिटेशन है, क्या क्या, कैसे हमें कहाँ कहाँ से प्रिवेंशन करना चाहिए, समझ लिमिटेशन क्या क्या है, समझो। देखो क्या क्या है कि मान लो डिजीज हो गया, ठीक है, लेकिन अब वो क्योर नहीं हो पाएगा, मेडिसिन ही नहीं है उसकी कोई, तो भाई ऐसे केस में हमारे प्रिवेंशन बेटर है ना क्योर से। वंस somehow वंस लिखिए, छोड़ो ना, मान लो वंस someone has disease, तब
their body is completely damaged. But in बाद में that is completely damaged and may never be recovered completely. कितना परसेंट है? 8% है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट, बस 1 मिनट का पॉज, ये तो लेक्चर हो जाएगा बंद और फिर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ जाएगी शुरू से। तो हम लोग क्लास अब खत्म होने वाला है बस थोड़ी देर में ही। ये गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। चलो हो गया, चलो हो गया। अब हम देखते हैं आगे। दूसरा क्या है कि ट्रीटमेंट तो है, लेकिन ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, which means ये क्या हो रहा है? Which means that फटाफट लिखते हैं। मेरे स्क्रीन को क्या है? रुको। Which means that someone is suffering तो चार्जिंग लगा दे तो क्यों गुस्सा रहे हो यार? हम लिखेंगे ही नहीं, घर जाओ, छोड़ो। Which means that someone suffering from disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment. सपोज करो मान लो ट्रीटमेंट भी आ गया, लेकिन वो ट्रीटमेंट ऐसा है ना कि इसे तो बेड छोड़ नहीं पाएगा, हालत बहुत खराब हो जाने वाली है, मतलब उसके बाद बराबर ही है। तो वहां भी प्रिवेंशन बेटर है यार, कि ऐसे ट्रीटमेंट में फायदा ही क्या कि हम वापस पूरे सही ठीक हो ही ना पाए, है कि नहीं? तीसरा पॉइंट देखो, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस, हम लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है? पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम infectious disease from where infection may spread to other people. ऐसा इन्फेक्शन है भाई तो है दिक्कत, और इन्फेक्शन ऊपर तो स्प्रेड कर जा रहा है, लोगों में स्प्रेड कर जाए। जैसे HIV है ना, तो मेडिसिन है, ऊपर स्प्रेड बहुत तेजी से करता है। तो ऐसे तीनों केस में ना हमारे लिए यार एक बात ज्यादा सही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समझे? अब देखो प्रिवेंशन के लिए कैसे प्रिवेंट कर लें, ऐसे कर लें कि प्रिवेंट करना है हमें डिजीज, तो एक जनरल प्रिवेंशन होता है भाई, एक जनरल होता है
और एक स्पेसिफिक होता है। जनरल होता है कि मान लो किसी कॉमन कोल्ड है तो उसके पास नहीं जाएंगे, अपना एक्सपोजर बचाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे जनरल में प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, और स्पेसिफिक में बचाएंगे तो देखेंगे कि वैक्सीन लेना होगा हमें। पर्टिकुलर डिजीज कोरोना जो फैला हुआ है ना, कोविड, उसमें हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं कोविड में, तो वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन है, ये हम कोविड होने से बचा रहे हैं हमको। तो वैक्सीन की चर्चा हो ही गई है, तो हमारा टॉपिक होगा वैक्सीनेशन। अरे ये क्या रह गया, ये क्या रह गया, ओ हो इम्यूनाइजेशन है। चलिए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बताता हूँ इसको भी। ये पूरा हो गया ना, हाँ चलो आगे हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। हाँ हेडिंग लगाओ, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? भाई दोनों अलग अलग है। वैक्सीनेशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज के वैक्सीन ले लेना, और इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीन तो ले ही लेना, साथ में साथ उसके लिए इम्यून भी हो जाना डिजीज के लिए, उस डिजीज पर्टिकुलर इम्यून हो जाना, उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जैसे कोरोना का वैक्सीन ले ली, ठीक है, अब ने वैक्सीन भी ले ली कोरोना की, और उसके इम्यून भी होगा, तो अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर लिया कोरोना के लिए, तो ऐसे को बोलेंगे हम इम्यूनाइजेशन। बात समझे? देखो क्या होगा इम्यून, देखो वैक्सीन में होता क्या है ना, मेनली कि जो मान लो जैसे कोविड का ही है वैक्सीन, तो उसमें क्या होगा कि कोविड का वीकेंड फॉर्म होगा, जो वायरस है ना वो बहुत वीक होगा, बहुत कमजोर होगा, वो उसमें कोविड कराने की क्षमता नहीं होगी, वो तो हमारी बॉडी में डाल दिया गया। अब बॉडी में आते ही ब्लड में आया, ठीक है, अब मिला इसको WBC एक्टिवेट हो गया, तुरंत सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब इसको घेर घेर के धपाक 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 मारा, बहुत मारा इसको। अगली बार फिर आएगा, अब चलो समझ गया कि चलो यार ऐसा कोई आता है तो मेरे को मारना है, शक्ल पहचान लिया इसकी। या मान लो पहली बार में नहीं मार पाया होगा अच्छे से, मतलब मजा नहीं आया होगा, तो दूसरी बार आएगा फिर मारा जाएगा, फिर देख लिया जाएगा हम लोग। तो इसीलिए हम डालते हैं एक वीकेंड पैथोजन को, ताकि हमारी बॉडी उसे मारना सीख ले। सपोज अगर तुम आराम से बैठे हुए हो, कोई तुम्हें टुकड़ा कर मार के चल दिया, यार तुम पहली बार समझ नहीं पाओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो दूसरी बार तुम उसको देखोगे तो छोड़ोगे, दबा के मारोगे, तुम 2 नहीं 4 मारोगे। बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है, हम उसे आदत लगाते हैं कि भाई वो मिले तो भैया उसको मार देना, ये नेचर में नया आया है कोरोना, ये तुम्हारी बॉडी नहीं पहचानती है इसको, तुम नहीं जानते हो, तो ये लो वीकेंड फॉर्म और फिर प्रैक्टिस करो, धाड़ धाड़ धाड़, ये जब तुम्हें मिले अच्छे से तो तुम निपटा दो इनको। ये हो गया वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के लिए वैक्सीन को ले लेना, और इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया वैक्सीन भी लेना और उसके लिए इम्यून भी हो जाना। ठीक, तो अभी आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और क्लास को करेंगे बंद। क्या है इम्यूनाइजेशन भाई? चलो देखा जाए। ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिकल सिस्टम समटाइम डिलिबरेटली रब द स्किन क्रश्ड एंड स्मॉल बाय विक्टिम इनटू द स्किन हेल्दी पीपल। यार देखो चिकन पॉक्स सबको ही हुआ होगा, हुआ क्या होगा भाई, बहुत फैलता है, बहुत तेज फैलता है, हमें हुआ था, हमें कहते हैं भाई ये माता आ गई माता आ गई माता आ गई। ये क्या है स्मॉल पॉक्स? देखो ये क्या होता है कि ये ना इन्फेक्शन होता है, तुम्हारी स्किन पे बहुत सारे बम्स आ जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, लोग कहते हैं माता गई माता गई। देखो इसमें एक साइंटिस्ट है हमारे, इनका इसमें एक है योगदान, इम्यूनाइजेशन पढ़ते हैं, देखो क्या करेंगे ये। They thus hope to induce a mild form of smallpox and would create a resistance against the disease। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आता है, इसमें यही होता है कि स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन होता है वो वीकेंड फॉर्म में होता है, और हम उसके लिए हो जाते हैं इम्यूनेटेड, हम इम्यून हो जाते हैं उसके लिए। देखो 2 सेंचुरी से, 200 साल पहले इंग्लिश फिजिशियन नेम्ड एडवर्ड जेनर, ठीक है, रियलाइज दैट मिल्क मेड हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक। उस टाइम इनके एरिया में ऐसे कोई एपिडेमिक फैला होगा, तो वो देख रहे थे कि हमारे मिल्क मेड है जिसको काउ पॉक्स बड़ा बड़ा होता है, काउ पॉक्स बहुत दर्दनाक होता है, ये स्मॉल पॉक्स छोटा छोटा होता है, उसको वो रखा है, उसको काउ पॉक्स है, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा है, क्योंकि काफी एपिडेमिक है। काउ पॉक्स बहुत ही माइल्ड डिजीज होता है, तो जेनर ने क्या किया, डेलिबरेटली गिविंग काउ पॉक्स, उसको जानबूझ के इंजेक्शन दिया, और देख रहे हो
अरे इससे कर देना पिटा जाएंगे। शुक्र मना उस समय में किए नहीं। सोसाइटी वाले पकड़ पकड़ के मार देंगे। उसने जानबूझ के दे दिया काउपैक्स उन लोगों को जिनको काउपॉक्स था, स्मॉल पॉक्स का एक वो दे दिया इंजेक्शन काउपॉक्स वालों को, जिनको होता है कि नहीं होता है। तो क्या लिखा है, दिस वाज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द काउ पॉक्स वायरस, काउ वैका इज लैटिन एंड काउ पॉक्स वैक्सीनिया फ्रॉम दिस रूट्स एंड वैक्सीनेटेड एंड यूसेज। तो यहाँ देखा हो ही नहीं रहा है यार, तब इन्होंने वहां उसके उनके इम्यून सिस्टम से उनका ब्लड निकाला, पूरा काम किया और वैक्सीन की डिस्कवरी कर दी। तो फादर ऑफ वैक्सीन जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडवर्ड जेनर, याद रखना, समझ लिए, एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीन। इन्होंने वैक्सीन की शुरुआत की और शुरुआत देख लो कैसे की है, जबरदस्ती में लोगों को खतरे में डाल के। भाई ये होता ही है, जहाँ रिस्क है वहां इश्क है। तो चलो चैप्टर हो गया खत्म। अब इसे तुम करना क्या, बस अपनी एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है तुम्हें। बाकी जो कुछ गलत वलत हो गया होगा तो भाई भूल चूक माफ। कोशिश तो नहीं, लग तो नहीं रहा कुछ गलत पढ़ाया है। चलो चलते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। बाय बाय।